तरीके से उन लोगों को भी हमारी हमारी आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। तो आज ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वंदे मातरम को कम से कम बदनाम ना किया जाए। हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल है। शंभुनाथ शुक्ला साहब वरिष्ठ पत्रकार, शलभ त्रिपाठी बीजेपी से, शारिक अहमद बीएसपी से, रविदास मेहरोत्रा साहब समाजवादी पार्टी से और महेंद्र जोशी साहब कांग्रेस से इस वक्त मेरे साथ हैं। रविदास मेहरोत्रा साहब, मैं आपके पास नहीं आ सका था, कुछ तकनीकी खराबी थी। इस मामले को, मेरठ में जो कुछ हुआ, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या जबरन कोई चीज किसी पर थोपी जा सकती है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि ये बात सही है कि वंदे मातरम गीत जो है ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो क्रांतिकारी थे वो गाया करते थे। विधानसभा शुरू होती है तो वंदे मातरम गीत शुरू होती है और जगहों के ऊपर जो कार्यक्रम होते हैं तो वंदे मातरम से होते हैं। लेकिन किसी के ऊपर अगर जबरन थोप करके या किसी को ये चढ़ाने के लिए वंदे मातरम कहना होगा, भारत में रहना होगा, तो ये भाषा ठीक नहीं है। हमको लोगों को ये जागरूक करना होगा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम से किसी को आपत्ति ना हो, ये हमको प्रयास जो है करना चाहिए। लेकिन किसी के ऊपर मजबूरन जबरदस्ती कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, ये बात नहीं ठीक है। हमको जागरूक लोगों को करना होगा। और ये बात सही है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है। वंदे मातरम जो है वो जब ये देश गुलाम था तो गुलामी से मुक्त कराने के लिए जो क्रांतिकारी थे, जो शहीद हुए, ठीक है सर, उन लोगों ने इस गीत को गाया है। मतलब ये कि जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए, उन्होंने संघर्ष करने का काम किया है। ठीक है, तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम किसी के ऊपर इसको थोपने का नहीं, उसको सहर्ष स्वीकार कराने के लिए हमको प्रयास करने चाहिए। लेकिन कोई बात भी अगर किसी के ऊपर जबरन थोपने की बात होगी या कोई बात जबरदस्ती लागू करने की होगी या किसी बात को किसी को चिढ़ाने के लिए कहना होगा, ठीक है तो सर, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है सर, हम लोग सब चाहते हैं कि भारत में वंदे मातरम का अपमान ना हो। वंदे मातरम जब गीत हो तो सब लोग खड़े हो और उसमें आजादी की कुर्बानी का और संघर्षों का याद दिलाने का काम ठीक हो। है सर, ठीक है, और किसी पर थोपने का काम नहीं हो, किसी के ऊपर जबरन लादने का काम नहीं हो। ठीक है, ये मेरा मानना शारिक, है। अगर आप बता सकें, अगर आपके लिए मुमकिन हो, एक निगम के पास क्या ये हक हासिल है कि वो इस तरह के कोई प्रस्ताव ला सके जो प्रस्ताव मेरठ में लाया गया और राष्ट्रगीत जैसे सब्जेक्ट पर वो कोई डिसीजन ले ले? ये क्या निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है इस तरह की चीजें? क्षेत्र में नहीं आता है कि इस तरह से आप संविधान की अवहेलना और उल्लंघन करें। निगम के कार्य क्षेत्र में जो काम आता है वो शुक्ला जी पहले ही बता चुके हैं। उन्होंने साफ सफाई और जिस तरह का जो निगम का जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो नया प्रस्ताव आया है म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड कि किस तरह से उनको अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करना है, उससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं, निगम की जिम्मेदारियां वो होती हैं। ये क्या इस पे लोगों को खड़े होना नहीं होना है, ये किसी और फोरम की जिम्मेदारी है, कहीं और इस पर बहस होनी चाहिए। निगम में बहस इस पर नहीं होनी चाहिए कि आप जो है ये बात कहना चाहें कि वंदे मातरम कंपलसरी होगा, आपको खड़े होना है, उस पर गाना भी होगा। तो इस तरह की बातें, इस तरह का जो एजेंडा जो उठाया जा रहा है, ये निगम के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। निगम को अपनी ड्यूटीज का निर्वहन सही तरीके से करना चाहिए। मैं बार बार इस बात को एक बार और बता दूं हुसैन कि इस तरह का जो एजेंडा है, इस तरह से पहले भी लागू करने की कोशिश की गई थी जब इनकी जब पिछली सरकार थी। जिस तरह से रिलीजियस प्लेसेस बिल, धर्मस्थल विधेयक लाया गया था, बार बार उस वक्त के हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का कुछ ऐसे बयान आते थे। प्रधानमंत्री उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी बड़े सम्मान का प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने बनारस में अपनी सभा में 2002 असेंबली चुनाव से पहले कहा था कि हमें अल्पसंख्यकों का वोट ही नहीं चाहिए। तो उस तरह की भाषा और उस तरह के एटीट्यूड को पहले भी नकारा जा चुका है। हाँ, भाजपा को जो ईवीएम से मैंडेट मिला है उस पर ये अति उत्साहित हो रहे हैं और फिर से विकास के मुद्दे को भटक रहे हैं। ईवीएम से मिले मैंडेट में थोड़ा सा इनको कंफ्यूजन हो रहा है, उससे इनको भटकने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप बार-बार ईवीएम पे जोर दे रहे हैं। जनता बहुत होशियार हो चुकी है।
ईवीएम का जोर तो देना ही देना है। ईवीएम का तो जो मुद्दा है ये बिल्कुल सच है। हमारी सुप्रीमो ने भी इसको राज्यसभा में भी इसको उठाया है, हमारे पार्टी के महासचिव ने भी इसको फोरम पे उठाया है, हम लोग वंदे और मातरम इस पे पे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नोटिस जारी किया है। ठीक है, हाँ, वंदे मातरम पे ही बिल्कुल रहेंगे। इसलिए मैं ये बात फिर से कहना चाहूंगा, ईवीएम से मिले मैंडेट पर अति उत्साह में नहीं आना चाहिए। ठीक है शलभ, क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप ये कह देते कि भाई ये काम योगी साहब पर छोड़ दिया जाए और पीएम मोदी साहब पर छोड़ दिया जाए कि वंदे मातरम मैंडेटरी होगा नहीं होगा, ये दो बड़ी शख्सियतें तय कर लेंगी। नगर निगम कम से कम अपना काम करती तो ज्यादा बेहतर होता, यही कहते कम से कम आप, इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है आपसे। नहीं, मुझे हैरानी इस बात पे हो रही है कि राष्ट्रीय गीत गाने के लिए क्या कोई ये है कि नहीं आप उसको नहीं गा सकते, उसको लेकर आप उस पर अपनी मीटिंग में उस पर चर्चा नहीं कर सकते, आप मीटिंग में ये तय नहीं कर सकते। कहाँ ये लिखा है कि नहीं आप उसके लिए नहीं आप बैठ के बात कर सकते, नहीं गा सकते। और निश्चित तौर पे देखिए, एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसका ये मानना है कि वंदे मातरम वो गीत है जो हमें गाने का अधिकार है। जहां तक रही बात इस बात को कि कुछ लोग नहीं मानते, तो अभी इस बातचीत के दौरान ही मुझे ये भी सुनने को आया कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो राष्ट्रगान भी नहीं गाना चाहते। तो इस तरह तो बहुत सी चीजों को आप भावनाओं से जोड़ के देख सकते हैं। हमने देखा है कि कश्मीर में कैसे आतंकी मारे जाते हैं और कैसे उसके जनाजे में लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। हमने ये भी देखा है कि कैसे हमारे फौजी आतंकवादियों से लड़ रहे हैं और एक तबका उन पर पत्थर फेंक रहा होता है, हमारे अपने फौजियों पर पत्थर फेंक रहा होता है। तो किन किन चीजों को आप भावनाओं से जोड़ेंगे, किन किन चीजों को आप कहेंगे कि नहीं हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। मुंबई में शहीदों का पार्क किस तरह तोड़ा गया, शहीदों की मूर्तियों को किस तरह अपमानित किया गया, और आप कहते नहीं ये हमारी स्वतंत्रता है, ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो ये देश कानून से चलता है। आप इस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पे आप इस तरह से नहीं कर सकते। और मैं दोबारा अपनी बात कह रहा हूं कि जिस तरह से डेनमार्क के एक अखबार में कार्टून छपा था, नहीं वो बात तो आप कह चुके हैं, नाम भी नहीं जानता। चलिए दोहराने की क्या जरूरत है, जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी बहुत समझदार है, वो हमसे कम समझदार नहीं है। शलभ भाई का बड़ा सम्मान है, उसको मैं इसलिए बता रहा हूं। एक मिनट जी, तो जिस तरीके से आप सिर्फ भावनाओं के नाम पर, शलभ भाई का बहुत सम्मान है। शारिक, उनकी बात पूरी हो जाए, शारिक उनकी बात पूरी हो जाए फिर आपके पास आते हैं। जो खबर आपने दिखाई है उस खबर में आपने दिखाया है कि कुछ इस खबर में आपने ये दिखाया है कि कुछ लोगों का ये कहना था कि उनको अपमानित किया गया। हम बिल्कुल इसके पक्षधर नहीं है। मैं प्रदेश प्रवक्ता के तौर पे कहता हूं कि नहीं, बिल्कुल हम इसके पक्षधर नहीं है कि आप किसी को अपमानित करिए या किसी को आप बेइज्जत करिए। पर ये अधिकार हमारा है कि हम वंदे मातरम गाएं, ये अधिकार हमारा है कि हम सर्वसम्मति का मतलब ये होता है कि मेजोरिटी अगर 20 लोग हैं उसमें 17 लोग कह रहे हैं, और मैंने देखा है कि उसमें कुछ मुस्लिम पार्षद भी है जो महिलाएं हैं, वो ये कह रही है कि उनको कुछ दिक्कत नहीं है। पर मैं ये भी कह रहा हूं कि आप किसी को बेइज्जत मत करिए, इसके भी हम पक्षधर हैं। आप किसी को अपमानित मत कीजिए। हो सकता है वो नहीं गाना चाहते, तो निश्चित तौर पे उनको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। पर ये हम चाहते हैं कि वंदे मातरम हिंदू मुस्लिम सबने मिलकर गाया था। इस देश की आजादी की लड़ाई में सबने इसका स्मरण किया था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बना था। जोश पैदा होता था। हमारे तमाम क्रांतिवीरों ने ये गाना गाया था, हमारे तमाम क्रांतिवीरों ने वंदे मातरम का उद्घोष किया था। तो उसका सम्मान करने की ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सम्मान होना चाहिए और सम्मान सभी कर रहे हैं। शारिक आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज अपनी बात रख लीजिए। हुसैन साहब, एक मिनट आ रहा हूं, रविदास साहब। हुसैन साहब, शलभ भाई का बड़ा सम्मान करनी है, एक बात स्पष्ट करनी है। शारिक एक मिनट सर, रविदास को कह लेने दीजिए साहब। उसने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में जो कार्टून बनाया था उसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। जो डेनमार्क के एक कार्टूनिस्ट ने हजरत मोहम्मद साहब जो अल्लाह के आखिरी रसूल थे उनके बारे में उन्होंने उस कार्टूनिस्ट ने गलत बात लिखी थी, इसलिए उसके विरोध में जो है वो लोगों ने आंदोलन किया था। और लखनऊ में कोई सड़कें, मैं वही बता रहा हूँ कि अखबार डेनमार्क का था, कार्टून भी डेनमार्क के अखबार में छपा। उस अखबार का नाम आप भी नहीं बता पाएंगे रविदास जी, हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन डेनमार्क में छपे इस अखबार के आधार पर लखनऊ में आ रहा हूं सर, कहां जाएगा? ठीक है, उस अखबार का नाम रविदास जी भी नहीं बता पाएंगे। ऐसे बहुत सारे विरोध दिल्ली में होते हैं, जो अलग अलग देशों में बातें होती हैं, उसके विरोध यहाँ दिल्ली में होते हैं, लेकिन उसको शांतिपूर्वक तरीके से किया जाना चाहिए, ये भी उतना ही जरूरी है। ठीक है शलभ, सड़कों पर खून बहे ये कौन जायज कहेगा? एक मिनट शलभ, हो गई शलभ आपकी, कोई करता है बिल्कुल कहां गलत है? शलभ हो गई बात पूरी आपकी। अब जरा शारिक कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। रविदास साहब प्लीज। भाई से एक सवाल है मेरा साहब, यहाँ पर एक बात स्पष्ट करनी है कि लखनऊ में कहीं कोई खून नहीं बहा था। लोगों ने प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन में अपनी बात कही थी, और डेनमार्क के उस कार्टूनिस्ट के ठीक है सर, जो अखबार ठीक है, आपकी बात पहुंच गई। तोड़ दी गई थी, यहाँ पर लोगों के सर फोड़े गए थे, कई पत्रकार जख्मी हुए थे, तमाम लोग जख्मी हुए थे, और आपकी सरकार ने पत्रकारों को कॉम्पनसेशन दिया था। आप रविदास जी शायद भूल रहे हैं, तमाम पत्रकारों को मुआवजा इस बात के लिए दिया गया था कि
कि उनके कैमरे लूट लिए गए, उन पत्रकारों को मारा गया, ठीक है, शलभ, थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है इशू। महात्मा बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई, जैन साहब की मूर्ति तोड़ दी गई, और सिर्फ इसलिए कि डेनमार्क के एक छोटे से अखबार में जिसका नाम न तो आप जानते हैं न हम जानते हैं, एक विवादित कार्टून छपा था। तो भावनाओं के नाम पे ये कब तक होगा? हमारा कहना है भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन देश से ऊपर कुछ भी नहीं है, देश के कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन मुंबई में शहीदों का पार्क जो तोड़ते हैं उनके साथ भावनाओं की बात मत कीजिए, उनके साथ कानून की बात कीजिए। जो शहीदों की मूर्तियों को अपमानित करते हैं, भाई शलभ सारा वक्त आप ही ले लेंगे और पैनलिस्ट ऐसे नाराज होंगे। कि किसी आतंकवादी के जनाजे में लाखों की भीड़ निकले, आप भावनाओं का हो गया, मतलब ये नहीं है। आपने अपनी बात कह ली, दिल खोल करके रख ली अपनी बात। शारिक कुछ कहना चाह रहे थे, आप प्लीज अपनी बात रखिए। फौजियों के साथ खड़े होंगे। शारिक रविदास जी, शलभ भाई से मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था, मैं सवाल लाखों की भीड़ सवाल ये पूछना चाह रहा था कि हमारी जो उत्तर प्रदेश में सरकार आई है महाराज जी के नेतृत्व में, महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है वो गठित हो गई है, अभी तक पहली कैबिनेट की वो बैठक नहीं हुई है जिसमें किसानों के बारे में बड़ी बड़ी घोषणाएं होनी थी। इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे, इसका जरा जवाब मुझे चाहिए। शारिक, इस पर हम किसी और दिन बात कर लेंगे। नहीं, वंदे मातरम पर नहीं, मैं सवाल का जवाब देता हूं। मैं आपके इस सवाल का स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मैं आपके इस सवाल का नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। आपने एक बहुत ही सकारात्मक सवाल पूछा है। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। निश्चित तौर पे देखिए, हम अपने इस वायदे के साथ हैं, 200% हैं, और आपकी चिंता किसानों की है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। हमारी भी चिंता किसानों को लेकर है, लेकिन आपको यह पता होगा कि बहुत बड़ा प्रदेश है, किसानों को लेकर यह ऐलान होना है। किसानों के लिए कितना पैसा होना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, ये बड़ा काम है। लग रहा था कि आप लोगों ने होमवर्क पहले कर लिया होगा। इसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि हमने महेंद्र जोशी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज अपनी बात रखिए। कर रहे हैं, देखिए सरकार में हम नहीं थे, हम सरकार में नहीं थे, लेकिन हम आपको ये वादा देते हैं। शलभ जी को थोड़ा शांत कराइए, इस तरीके से अकेले बोले हैं और यहाँ पर किसी को न बोलने दे, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है, ये इनकी कार्यशैली है। प्लीज आप अपनी बात रखिए। देखिए, आप कुतर्कों के आधार पर अपनी बातें न करें। शलभ जी, मैं शांत हो जाता हूं। सब लोग सवाल मुझसे पूछा गया, इसलिए मैंने जवाब दिया। तो ज्ञान का प्रदर्शन भी करिए। आप केवल अपनी बात एक तरफा कह रहे हैं, लोगों को सुनिए। आप में इतना तो लोकतांत्रिक रुख अपनाइए, कम से कम दूसरों को भी सुने। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, इसमें दो पक्ष हैं जो भी सारी बातों में निकल के आए। देखिए, आपने सवाल पूछा गया तो मेरा जवाब देना वाजिब था। मैं पहली बात कहता हूं कि जो लोग वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, इनका वंदे मातरम से, भारत की आजादी से, तिरंगे झंडे से, इन सब चीजों से इस पूरे इतिहास में इनका शून्य योगदान है, इनका कोई योगदान नहीं है। लेकिन बड़ी ही समझदारी से और कलाकारी से ये उन सारे प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। वंदे मातरम के संबंध में इन्होंने कब गाया, कौन से कार्यक्रमों में गाया जाता है, इनके जितने संगठन हैं उनमें इन सब बातों का नहीं, इनका झंडा तिरंगा कब फहराया जाता है, ये सब बातों को भी मैं फिर नहीं कहना चाहता। मूल उद्देश्य सिर्फ एक है, उत्तर प्रदेश में जो आगामी नगर निगम के चुनाव हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए ये इनकी नई योजना है, जिसमें फिर ये सांप्रदायिक आधार पर, ऐसी कुतर्कों के आधार पर, ऐसी बातों के आधार पर फिर कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, वंदे मातरम जैसे विषय पर आपकी बेचैनी हम समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हो रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसकी गरिमा वही जानता है आप अपने बात पर खुद कायम नहीं है, जिनका इस देश से, इसकी आजादी से, आप खुद ये कह रहे हैं कि आपकी बैठकों में वंदे मातरम का गान होता है। आप खुद ये कह रहे हैं कि आप वंदे मातरम गाते हैं, यहाँ वंदे मातरम के सम्मान में क्यों खड़े हो रहा है? आप तो ये तय नहीं कर पा रहे कि आप वंदे मातरम के सम्मान के साथ हैं या वंदे मातरम के अपमान के साथ हैं। देखिए, वंदे मातरम गीत को लेकर के ये केवल जब अभी वंदे मातरम के 125 वर्ष पूर्ण हुए थे, तब इन्होंने इसको पकड़ लिया। ये कभी तिरंगा यात्रा निकालते हैं, इनसे पूछा जाए इन्होंने तिरंगे के बारे में क्या किया, इस देश की आजादी में क्या किया। इनके पास कुछ नहीं है, ये केवल कभी गाय के नाम पर, कभी झंडे के नाम पर, कभी नारों के नाम पर। लेकिन ये बात आप जनता को नहीं समझा पाए हैं ना, जो बात आप कह रहे हैं। ठीक है, इस देश को ये समुदायों के आधार पर नहीं चलता, ये देश समूचे सबको एक साथ लेकर चलता है। इसमें सारे समाज एक साथ रहते हैं, वर्षों वर्ष से रह रहे हैं। आपने केवल ये नगर निगम के और छोटी छोटी संस्थाओं में इस प्रकार की गंदी घटनाएं हो रही हैं, ये कुल मिलाकर के ये प्रतीक है। और ये जो जैसा शुक्ल जी ने कहा था, ध्यान आकर्षित करने का और मूल मुद्दे से, विषय से अपनी बात को हटाने का काम है, इसलिए हम इसका बिल्कुल सख्त विरोध करते हैं। ठीक है शंभुनाथ साहब, आपको लगता है कि अगर ये सारी चीजें आप भी इसके, भाई शलभ तो उसको
फेवर कर रहे हैं वो एक अलग की चीज़ है, उनकी सियासी मजबूरी भी इसमें हो सकती है। आप कह रहे हैं कि मजबूरन ज़बरदस्ती जबरन इस चीज़ को नहीं थोपा जा सकता, तो आपको लगता है कि जो टॉप लीडरशिप है उनकी तरफ से कुछ इसमें दखल दिया जाएगा और इस तरह की चीज़ों को लगाम लगाई जाएगी? बिल्कुल दखल देना चाहिए। वजह यह है कि नगर निगम का काम होता है शहर के बारे में सोचना, शहर की साफ सफाई, शहर की गलियां, शहर की अपनी लाइट, स्ट्रीट लाइट। तो आप कह रहे हैं कि टॉप लीडरशिप दखल देगी और देना चाहिए, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? नहीं, इसे लग रहा है कि नगर निगम का काम दूसरा है, विधानसभा का काम दूसरा है और लोकसभा का काम दूसरा है। राष्ट्रीय मामला अगर आपको लगता है राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ा हुआ है तो लोकसभा में डिबेट कराइए। उसके लिए नगर निगम कोई उपयुक्त जगह नहीं है, बल्कि नगर निगम में राष्ट्रगीत को घसीटकर आप राष्ट्रगीत की गरिमा गिरा रहे हो, क्योंकि राष्ट्रगीत नगर निगम का मामला नहीं है। वहां मामला ये होना चाहिए आप क्या उठा रहे हो, किस मौके पर उठा रहे हो। ऐसा कोई मामला अगर राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ हो तब तो समझ में आता है, वो जगह नहीं है। लेकिन ये जो अभी हाल के वक्त में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, मैं पढ़ रहा था कहीं कि उत्तर प्रदेश में जब विधायकी की शपथ ली जा रही थी, नफीस अहमद गोपालपुर आजमगढ़ सीट से जीत करके आए हैं, वो उर्दू में शपथ नहीं ले पाए, जबकि संस्कृत में शपथ ली गई, हिंदी में शपथ ली गई। देखिए, जबकि उर्दू जो है राजभाषा में शुमार की जाती है उत्तर प्रदेश में। देखिए हुसैन, जो मैंने शुरू में कहा था कि अंग्रेजों की साजिश थी कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाए, वो साजिश अब भी हो रही है। वो साजिश जहां तक संस्कृत की बात है, जब हिंदी को, मैं अभी फिर थोड़ा इतिहास में जाऊंगा, बहुत से लोग इससे चिढ़ेंगे भी। शमसुर रहमान शमसी ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, शमसुर रहमान फारूकी साहब ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, उर्दू का प्रारंभिक इतिहास। उन्होंने उर्दू के पिछड़ेपन के लिए या उर्दू को मुख्य धारा में ना आने देने के लिए जितना दोष हिंदुओं पर जब मढ़ा है, उससे ज्यादा दोष मुसलमानों कि मुसलमानों ने हिंदू शायरों को, जो हिंदू उर्दू बोलते थे, उनको इग्नोर कर दिया। अब हुआ ये कि जब हिंदी को बढ़ता जाए, हिंदी को व्यवहार में लाया जाए, उस वक्त यह आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों के इस खतों किताबत का सबसे ज्यादा विरोध किया था बनारस के ब्राह्मणों ने। उन्होंने कहा था जी हम लोग तो संस्कृत बोलते हैं, हमें तो हिंदी से कोई वास्ता नहीं, हमारे घरों में उर्दू बोली जाती है। यह आश्चर्य की बात है। खुद मेरे घर में मेरी जो दादी परदादी थी, वो मास्टर को यानी अध्यापक टीचर को मुदर्रिस बोलती थी और प्रसाद को तबर्रुक बोलती थी। अब आज किसी ब्राह्मण घर में क्या इस तरह बोला जाएगा, लोग हंगामा कर देंगे। लेकिन उससे कोई हमारे यहाँ वो आपस में कोई हिंदू मुस्लिम हो रहा है ऐसा कुछ नहीं था। वो वक्त और था। हमारे दादा उर्दू मिडिल थे, ऐसा बहुत सारा हुआ करता था। लेकिन उर्दू हमारी आज भी जुबान है। मैं जो बोल रहा हूँ ये हिंदी बोल रहा हूँ कि उर्दू बोल रहा हूँ पता नहीं। मैं इसको नागरी लिपि में लिख दूंगा तो माना जाएगा हिंदी, मैं इसको अगर उर्दू अरबी फारसी में लिख दूं तो कहेंगे उर्दू लिख दिया। तो जब इतनी लिपि का सारा मसला हमारे खून में जब उर्दू मिली हुई है तो इस तरह से व्यवहार करना कि आपको उर्दू में नहीं पढ़ने देंगे, भाई मैं उर्दू में ही, मैं कह रहा हूं कि मैं हिंदी बोल रहा हूं कि उर्दू, पहले यही साबित कर दो, तो ये सरासर गलत था। उसको पढ़ने देना चाहिए। भारत में जो भी नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब वहां ये चीज हुई तो नगर निगम में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन होगा, कोई लगाम लगाने की कोशिश होगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। उसका विरोध नहीं किया गया, इसे मानना चाहिए कि सबको आजादी है। पता मुझे लगता नहीं कोई विरोध होगा। और जो लोग यहाँ बैठ के विरोध कर रहे हैं वो उन्होंने वहां भी विरोध नहीं किया, वहां भी विरोध नहीं किया। अभी तक किसी न सपा बसपा किसी ने भी विरोध नहीं किया साहब उनको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे समझ नहीं आया क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। हमें आजादी है कि भारत की 8वीं अनुसूची में मान्यता जिनको मिली है, जिन भाषाओं को, सब में पढ़ें। हम भोजपुरी में पढ़ सकते हैं, हम किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। हम कहते हैं कि मैं आपको याद होगा, चलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट से मैं भी हटने की विषय पे थोड़ा सा विषय से हट करके, तो किस अधिकार क्षेत्र के तहत वहां पर उनको शपथ उर्दू में लेने से रोक करके हिंदी में लेने के लिए ये कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। आपको याद होगा कि सपा के एक विधायक हुआ करते थे, मैं उनका नाम अभी मिस कर रहा हूँ थोड़ा सा, महाराष्ट्र में, कि उनको हिंदी में शपथ नहीं लेनी जाएगी और उन्होंने जबरिया जिद पकड़, मुस्लिम विधायक थे, ठीक है, उन्होंने हिंदी में शपथ ली। अबू आसिम आजमी, हाँ याद आ गया। उन्होंने लड़के और हिंदी में शपथ ली। उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में ही बोलूंगा। कैसे नहीं बोलने दोगे? तो वहां मराठी की बात हो रही, मराठी की बात हो रही थी, जबकि हिंदी बाकायदा राष्ट्रभाषा भी है, तो हिंदी में तो आप कैसे रोक सकते हैं? इसे यहां भी इनको जिद करना चाहिए था, विधायक महोदय को भी, कि मैं तो उर्दू में ही शपथ लूंगा। वो क्यों उनको भी दबना नहीं चाहिए था, क्योंकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम उसी भाषा में शपथ लें जो हमें पसंद है या जो हम बोलते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, तो उनको लेने देना चाहिए था। इस पे इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है ना, समाज के निचले तबके। अब देखिए राष्ट्रगीत का मामला नगर निगम में पहुंच गया। अरे नगर निगम का काम है गलियां साफ करो, नगर निगम का काम राष्ट्रगीत, गलियां बजा रही हैं, सड़कें टूटी हैं, राष्ट्रगीत पे फैसला करो, स्कूल की क्या ये हालत उनको है, कोई राइट नहीं है। बल्कि मैं कहता हूं इसमें तो मोदी साहब को, स्वयं प्रधानमंत्री को आगे बढ़ के आना चाहिए और उनको फटकार लगानी चाहिए। उनको कोई अधिकार ही नहीं है इसमें, योगी साहब का कोई कसूर नहीं। मैं तो कहूँ सीधे प्रधानमंत्री को उसमें दखल देना चाहिए कि राष्ट्रगीत का मामला है, आप कैसे उस पर दखल कर रहे हो? जी ठीक है। रविदास मेहरोत्रा साहब, पिछली दफा आपकी बात बहुत ज्यादा पूरी नहीं हो सकी,
जैसा कि हम लोगों ने भी बताया कि नफीस अहमद साहब उनको उर्दू में शपथ नहीं लेने दी गई। यहां तो आप कह रहे हैं कि जबरन ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहां तो आप लोगों ने कोई आवाज भी नहीं उठाई, ऐसी कोई आवाज भी नहीं सुनाई दी आप लोगों की। नहीं, देखिए हम लोगों ने हमेशा कहा है कि उर्दू जो है द्वितीय राजभाषा है, तो जब शपथ ग्रहण हो तो उसमें चाहे हिंदी में चाहे उर्दू में दो जगह पर शपथ होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो भी बात यहाँ पर कही गई कि नगर निगम का काम यह है कि गलियाँ साफ हो, सड़कें साफ अच्छी बने, नालियाँ साफ हो, जल भराव नहीं हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, ये काम नगर निगम का है। अब नगर निगम अगर सफाई का काम छोड़ करके नालियाँ बजा रही हैं, वो काम छोड़ करके सीवर लाइन चौक है वो काम छोड़ करके गलियाँ पार्क सड़कें बना रही हैं, ये काम छोड़ करके इस पर बहस करेगा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विकास के और जो जनता के सुविधाओं के मुद्दे हैं उन मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का प्रयास होगा। तो नगर निगम का ये काम है कि जो जनताओं की नागरिक मूलभूत सुविधाएं हैं उसको जो है जनता को मिले, जनता को सुविधाएं कैसे मिलेंगी इसके लिए प्रयास और बहस हो, और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो इस बहस में उसको रुकवाएं और कहें। चलिए, मुमकिन है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वंदे मातरम कहने से शायद विकास हो जाए और बहुत सारी चीजें, जनता को सुविधाएं मिलना है। ठीक है, अब वक्त खत्म हो रहा है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। एक फाइनल कमेंट मुझे सबसे चाहिए। शलभ, एक फाइनल कमेंट आप दीजिए, क्या ये बेहतर नहीं होता कि इस तरह की जबरदस्ती की बातें ना हो करके हम कुछ ऐसे हालात पैदा करते कि ये सारी चीजें खुद ब खुद होने लगती? एक फाइनल कंक्लूड कीजिए प्लीज। नहीं, देखिए जबरदस्ती वाली बात मैं भी कह रहा हूं कि जबरदस्ती के हम पक्षधर नहीं है। हम फिर ये कह रहे हैं कि हम किसी को जबरदस्ती करने की बात नहीं कर रहे हैं, पर नगर निगम में अगर बहुमत इस बात के लिए है, उसी को सर्वसम्मत की बात की जाती है, बहुमत इस बात के पक्षधर है कि वंदे मातरम का गान होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि तमाम जो वो लोग ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाने से किसी की भावनाएं आहत होती हैं, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि वंदे मातरम नहीं गाने से भी किसी की भावनाएं आहत होती हैं। कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम गा के किसी को चिढ़ाया जाता है, तो उनको ये भी समझना होगा कि वंदे मातरम नहीं गाकर भी किसी को चिढ़ाया जाता है। तो नगर निगम है, वहां का नगर निगम ने सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित किया, और मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं, आप अपनी जानकारी कर लीजिए कि वहां पर कुछ मुस्लिम पार्षद हैं, जो महिलाएं थी, उन्होंने ये कहा कि नहीं वो इसके पक्षधर है, पर जरूर कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते रहे होंगे, जिनको लगता होगा कि इससे उनको सुर्खियों में आने का मौका मिलेगा, उन्होंने विरोध किया। तो मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि हां जबरदस्ती किसी पर थोपा जाए, लेकिन अगर एक सदन इस बात का पक्षधर है कि वहां पर सर्वसम्मति से यह राय बन रही है कि वंदे मातरम का वहां गान होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत गलती है, और इसका अधिकार देश के हर नागरिक को है। खासतौर पर जो राष्ट्रगीत का दर्जा हासिल है, संविधान ने जो दर्जा दे रखा है, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उस पहली बैठक में इसका गान हुआ, तो इस बात का अधिकार हमें भी है और एक आम नागरिक के नाते हर किसी को है कि वंदे मातरम का गान हो सके। महेंद्र जोशी साहब, एक फाइनल कमेंट आपका, और आता हूं शारिक आपके पास भी। महेंद्र जोशी साहब, फाइनल कमेंट सर आपका, छोटा सा। पहली बात, सबसे जरूरी चीज ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत हैं, ऐसे संजीदा विषयों पर किसी भी प्रकार की राजनीति न की जाए। और अगर मान के चलिए किसी एक छोटी संस्था नगर निगम जैसी जगह में भी या इस प्रकार की कोई बात होती है, तो मेरा मानना यह है कि उसमें आवश्यक है कि उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों में आपसी समन्वय और सहकार से काम किया जाए। इसमें ऐसा करना होगा, ये थोपना और डराना, ये सब चीजें जो होती हैं, इससे कहीं ना कहीं आप मान के चलिए इसमें कोई एक व्यक्ति तो जीत सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं देश और देश की आत्मा हारती है। ठीक है सर। शारिक साहब, एक फाइनल कमेंट आपका। ये मैं ये बताना चाहूँगा कि संविधान में कहीं भी नेशनल सॉन्ग का जिक्र नहीं है। उसके बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये बताना चाहता हूँ कि राइट टू रिमेन साइलेंट का हमारे पास अधिकार है। और मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से, बिजॉय मैनुअल में, जिसमें लास्ट में जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने, जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट लिखा था, उन्होंने ये बात कही थी। वो बात मैं आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आवर ट्रेडिशन टीचर्स टॉलरेंस, आवर फिलोसफी प्रीचर्स टॉलरेंस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिसेस टॉलरेंस, लेट अस नॉट डाइल्यूट इट। उसके बाद एक आखिरी, जो इससे मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कि मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोट करते हुए ये बात कहूंगा कि मुख के लालों से अब हमें बचने की जरूरत है। शंभुनाथ साहब, एक फाइनल कमेंट आपका, फिर मैं शो को खत्म करूंगा। देखिए, पूरा मामला ये है कि एक सरकार अगर बीजेपी एक बहुत ज्यादा बहुमत से आई है उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी,
तो उसे बड़प्पन दिखाना चाहिए, उसे बजाय उसके पार्षदों को हिंदू मुस्लिम डिवीजन करें या कुछ इस तरह की बातें उठाएं, भावनात्मक मुद्दे उठाएं, उसके पहले जरूरी कुछ काम करें। जैसे प्रदेश में किसान के लिए कर्ज माफ़ी का काम है, नगर निगम के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो नगर निगम का काम दूसरा है, सफाई का है, उन पे अभी ध्यान लगाएं। इस तरह के मुद्दे जो एक दूसरे की भावनाओं को उभारते हैं और एक दूसरे समुदाय पर बिला वजह की गलतफहमी पैदा करते हैं, उनसे दूर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया शंभुनाथ शुक्ला साहब। शलभ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रविदास मेहरोत्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आपने वक्त निकाला। और महेंद्र जोशी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वंदे मातरम को बदनाम ना करो, इस पर हमने तमाम पहलुओं पर बातचीत की, समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है और क्या दिखाने की कोशिश हो रही है और क्या किया जा रहा है दरअसल। बाकी आप पर छोड़ते हैं, आपको फैसला करना है कि आप क्या चुनते हैं, क्या सही है आपके लिए। नमस्कार। तरीके से उन लोगों को भी हमारी आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सर्वोकॉन सर्वो स्टेबलाइजर।